वैल्यूज़, मॉरल्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, एम्पैथी, सिंपैथी, ये टर्म्स हैं। इन टर्म्स के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। नोट्स बना लेंगे तो उन किताबों को किनारे रख दीजिए और फिर उन नोट्स को ही पढ़िए। तो इसीलिए कुछ समय जो है पहले नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होता है। उसका ध्येय ये है कि जो थोड़ी बहुत जिसकी जानकारी हो चुकी हो, उसको अब और परिपक्व करने के लिए विजन आईएएस ने ये बीड़ा उठाया है। और विजन आईएएस आपको एक बहुत मजबूत संबल प्रदान करता है, रिटन मटेरियल में भी, गाइडेंस में भी, कंसल्टेंसी में भी, मेंटरिंग में भी, कोचिंग में भी। हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक बड़े रिफॉर्म के तहत 2013 में एथिक्स पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका उद्देश्य सिविल सर्वेंट्स में मोरालिटी को बढ़ावा देना था। इसके लिए इस पेपर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया जिसके लिए न केवल किताबी ज्ञान बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल था। इसको हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि यूपीएससी ने पिछले 10 सालों में इस पेपर में निरंतर बदलाव किए हैं, जो कि क्वेश्चंस के बदलते स्वरूप के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए यह पेपर स्टूडेंट के लिए चैलेंजिंग भी होता है और विशेष रूप से जब हम आंसर राइटिंग पे आते हैं तो निश्चित ही स्टूडेंट बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। इन्हीं पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम यह सेशन आपके लिए आयोजित कर रहे हैं। इस सेशन में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री कृष्ण मोहन सर। सबसे पहले हम सर का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम आपको बता दें कि सर ने 1977 में हरियाणा कैडर से आईएएस के रूप में सिविल सेवा की शुरुआत की। 2013 में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए और उसके बाद सर चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर पद के रूप में भी कार्य किया और साथ में यूपीएससी रिक्रूटमेंट बोर्ड के एडवाइजर के रूप में भी कार्य किया सर ने। और वर्तमान में सर विजन आईएएस से जुड़े हुए हैं और अपना गाइडेंस प्रदान करते हैं। सर, जब हम एथिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो एक एस्पिरेंट को इसे कैसे समझना चाहिए? गौरव, नैतिकता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आज के समय में जो प्रशासन है वो केंद्रित है नागरिक के ऊपर, जिसको हम सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जितनी भी स्कीम्स और प्रोग्राम्स सरकार बनाती है उसका केंद्र जो है वो नागरिक है और ये स्कीम्स और प्रोग्राम जो है लागू करते हैं सिविल सर्वेंट्स। तो जब सिविल सर्वेंट्स का दायित्व है कि उनको ठीक तरह से लागू किया जाए तो उनके कार्य में नैतिकता का होना अत्यंत आवश्यक है। और नैतिकता का जो ह्रास हो रहा था काफ़ी समय से हर क्षेत्र में, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए। तो पहला फैसला तो ये था कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का गठन किया गया। दूसरा फैसला ये था कि नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी जो बनाई गई उसके अंदर उसका एक महत्वपूर्ण भाग एथिकल ट्रेनिंग का उसमें डाला गया, नैतिकता का प्रशिक्षण देना आवश्यक है। और तीसरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण था, GS4 पेपर को जो है शुरू किया है 2013 में। तो ये जो GS4 पेपर सरकार ने डाला है उसका मकसद ये है, ध्येय ये है कि जो सिविल सर्वेंट बनकर आए वो नैतिकता का अपने जीवन में पूरी तरह से ढालकर और लोगों से, अपने स्टेक होल्डर से, हितधारक से जब बात करें, उनके कार्य करें, उसमें पूर्ण रूप से नैतिकता आए। और नैतिकता का अर्थ सिर्फ ईमानदारी नहीं है। नैतिकता का अर्थ है इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं, जैसे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस, डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिविल सर्वेंट के लिए होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए GS4 पेपर को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। और एथिक्स का पेपर जो है ये बहुत अच्छा पेपर है और इसके अंदर अच्छे नंबर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। तो इसीलिए इसको जो है विशेष रूप से जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको 2 ईज़ के बारे में मैं विशेष तौर से कहूँगा, एक एथिक्स पेपर और एक एसे पेपर। इन दोनों के अंदर अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं, तो इसकी अच्छी तैयारी करनी चाहिए। जी सर, थैंक यू। जैसे सर आपकी बात से लग रहा है कि ये पेपर ऐसा है जिसमें सिर्फ किताबें पढ़ के तो नहीं होगा, बल्कि
एक ऐसा व्यवहारिक ज्ञान की ज़रूरत है जो आप आंसर राइटिंग में लिख सकें और अपने जीवन में भी अपना सकें। तो हम सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब कोई एस्पिरेंट प्रीलिम्स दे देता है, मेंस के लिए अपीयर हो रहा है, उस दौरान इस पेपर की प्रिपरेशन में उसके सामने कौन से चैलेंजेज़ होते हैं? गौरव, एथिक्स पेपर जो है, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमें एथिक्स पेपर के माध्यम से नॉलेज नहीं वहाँ दर्शानी है, हमें उसका एप्लीकेशन, उसका योग, उपयोग, कहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमें देखना है। तो इसीलिए जब एग्ज़ामिनर उस पेपर को जांचता है तो वो ये देखता है कि जो व्यक्ति इसके लिए इस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है, उसको क्या ये पता है कि एथिक्स के विभिन्न जो टर्म्स हैं, उनका उपयोग कहाँ किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो नॉलेज के बजाय एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा आवश्यक है। अब आती है कि प्रीलिम्स देने के पश्चात समय बहुत कम होता है और मेंस उसके बाद होते हैं, तो जाहिर है कि इसके अंदर कभी-कभी लोगों को शून्यता का एहसास होता है कि कैसे तैयारी करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेंस पेपर की भी तैयारी थोड़ी-थोड़ी प्रीलिम्स के साथ-साथ करते रहना चाहिए। और जब प्रीलिम्स समाप्त हो जाए, अगर आपको आशा है कि आपने अच्छा किया है, तो आप यही सोच के कि भाई मेरे को मेंस का मौका मिलने वाला है, तो मेंस की तैयारी जो है वो साथ-साथ करें, चाहे उसका परिणाम मेन प्रीलिम्स का आए या ना आए। और नहीं भी आएगा, तो 1 साल तो के बाद अगले साल में वो जो है बैठ सकता है। नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो इसलिए इसमें जो दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एथिक्स पेपर बेसिकली मूल रूप से कीवर्ड्स के बारे में है और इसके अंदर हर कीवर्ड, जिसको हम कह सकते हैं टर्म्स या ग्लॉसरी, तो जो GS4 पेपर के लिए तैयारी कर रहा है उसके लिए आवश्यक है ये समझना, जैसे एग्जाम्पल एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन, एम्पैथी, सिंपैथी, ये टर्म्स हैं। इन टर्म्स के बारे में उसको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए और न सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, इनका एग्जाम्पल्स यानी इसके उदाहरण उसको पता होने चाहिए। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस विश्व में हैं जो इन प्रकार के वैल्यूज यानी कि जीवन मूल्यों का पालन करते हैं, जिसको हम कहते हैं वैल्यू मैपिंग। तो ये जो पेपर, इसको जो पेपर लिखना होता है, इसका उत्तर, उसको बड़े ही सिस्टमेटिक और ऐसे ढंग से लिखना होता है जिससे कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि हाँ, इसको एथिक्स की पूरी रूप से जानकारी है। ओके सर। इसमें सर एथिक्स के पेपर को हम जब माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए थ्योरेटिकल और सेक्शन बी जिसमें केस स्टडी होता है। तो सर हम यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सेक्शन ए को कैसे अप्रोच करें और दूसरा सेक्शन बी। सबसे पहले सर सेक्शन ए। तो गौरव, सेक्शन ए जो है वो थियोरेटिकल पोर्शन है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि एथिक्स पेपर जो है वो कीवर्ड्स और उदाहरण, इनका सम्मिश्रण है। तो जो भी पेपर लिख रहा है, तैयारी कर रहा है, तो थियोरी के लिए उसको क्या क्या चीज़ की जानकारी, सबसे पहले तो मैं जनरल बातें कुछ बताना चाहूँगा जो कि किसी भी पेपर के लिए आवश्यक है और उसमें एथिक्स का पेपर भी शामिल है। पहली बात तो ये कि लिमिटेड बुक्स को कंसल्ट करना चाहिए, गिनी चुनी पुस्तकों को ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि बाजार में बहुत तरह की पुस्तकें हैं, सभी जो हैं अच्छी पुस्तकें नहीं हैं। तो जो डिपेंडेबल है, अच्छी है, अच्छे लोगों द्वारा लिखी गई हैं, उन पुस्तकों को पढ़ें और फिर उन पुस्तकों से जो मेन मुख्य चीज़ें हैं उनको निकालकर अपने हाथों से, अपनी कलम से नोट्स में उद्धृत करें, क्योंकि किताबों से सीधे नहीं पढ़ा जा सकता है। जब आप नोट्स बना लेंगे तो उन किताबों को किनारे रख दीजिए और फिर उन नोट्स को ही पढ़िए। तो इसीलिए कुछ समय जो है पहले नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होता है। अब सवाल आता है कि थियरी पेपर जो है पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में अंक समान हैं और दोनों में अंक समान होने के कारण दोनों में समय बराबर व्यतीत करना चाहिए। तो जितना समय है पेपर का, उसका आधा समय थियरी के लिए और आधा समय केस स्टडीज़ के लिए। तो थियरी में जैसे मैंने कहा, मान लीजिए पूछा जाता है इंटीग्रिटी क्या है, तो इंटीग्रिटी की परिभाषा लिखनी आवश्यक है।
इंटीग्रिटी की का एप्लीकेशन कहाँ होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, और अगर इंटीग्रिटी नहीं होगी तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, उनके उदाहरण, कौन से लोगों ने इंटीग्रिटी प्रैक्टिस करी है, ये सारी बातें जो हैं इस अपने उत्तर में डालनी होगी। तो मैं हमेशा ये सुझाव देता हूँ कि जितने भी टर्म्स हैं, लगभग 200 या 300 टर्म्स हैं जिनको ग्लॉसरी भी कहते हैं, तो ग्लॉसरी बनाएं और हर टर्म को इन 5 या 6 स्टेप्स में लिखें। एक तो ये। दूसरा, समाचार पत्र में तरह तरह के जो है आपको सूचनाएं मिलती हैं, बड़ी रोचक घटनाएं भी आपको देखने को मिलती हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं उदाहरण में देने को। अब जैसे कि मान लीजिए कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात है, तो अखबार में एक खबर छपी थी कि एक सरपंच ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी ली, तो सेल्फी विथ ए डॉटर, वो एक विमेन एम्पावरमेंट का है। तो आप उसमें उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कि देखिए आम नागरिक भी जो है अब धीरे धीरे जागरूक होता जा रहा है। एक सरपंच ने सेल्फी विद डॉटर ली थी। तो समाचार पत्र जो है 1 वर्ष के, अगर आप उनको ध्यान रूप पर पढ़ेंगे, उनमें से कटिंग्स निकालिए, कटिंग्स काट काट के कागज पर चिपकाइए और उनसे विषयों के ऊपर अपनी फाइल्स बनाइए। तो एक तो समाचार पत्र हो गया, और दूसरा मैंने कहा कि ग्लॉसरी करके तैयार करिए हर टर्म्स के बारे में। और तीसरी बात ये होती है कि एथिक्स के पेपर के अंदर जो थियरी पोर्शन है, थियरी पोर्शन के लिए एक तो आप ध्यान रखिए कि टेस्ट सीरीज को जो है अपीयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो उत्तर लिख रहे हैं कोई और उसको जांचे और परखे और देखे कि आपका उत्तर सही है या उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट जो है किया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें जो है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थियरी के अंदर, लिए पेपर के जरूरी है। अंदर आवश्यक है। ओके सर, मतलब नोट्स मेकिंग, टर्म्स के डेफिनेशंस, न्यूज़पेपर और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल सेक्शन ए के लिए। अब सर सेक्शन बी को जो जिसमें केस स्टडी है, उसकी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी। तो केस स्टडी जो है वो और थियरी पेपर पार्ट जो है, दोनों पार्ट आपस में रिलेटेड है, संबंधित है। आप थियरी पेपर में जो आपकी नॉलेज है उसका इस्तेमाल केस स्टडीज वाले पोर्शन में भी कर सकते हैं, और केस स्टडीज यानी कि पार्ट बी का इस्तेमाल आप पार्ट ए में भी कर सकते हैं। तो केस स्टडी का जब आपने होता है, तो केस स्टडी मूलतः, वैसे तो कई तरह की केस स्टडीज आती हैं, पर मूलतः 2 प्रकार की केस स्टडीज आती है। एक केस स्टडी तो यह आती है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आई है, दबाव पड़ रहा है और आपसे अनैतिक कार्य करने की अपेक्षा की जा रही है। अब आप ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से निर्णय लेंगे, तो ये एक परिस्थिति होती है। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और उसके ऊपर दबाव है कि एक फ्लाईओवर जो उसने बनाया है उसका जो है उद्घाटन जो है अगले महीने करवा दिया जाए, और अभी फ्लाईओवर पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। अगर वो समय से पूर्व उसका उद्घाटन करवा देता है और लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, कभी मान लीजिए उसके अंदर कोई खराबी थी जो कि पूर्ण नहीं हो पाई थी, तो उसके गिरने की आशंका है, उसके कारण जान माल की हानि होगी। तो उसके सामने एक किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होती है, जिसको एथिकल डायलेमा कहते हैं, कि मैं ऊपर से जो दबाव आ रहा है उसको मानूं या न मानूं। तो वो ये टेस्ट करना चाहती है सरकार इस पेपर के माध्यम से कि इस प्रकार की जब स्थितियां आएंगी उसमें वो किस प्रकार से रिएक्ट करेगा, किस प्रकार से निर्णय लेगा, जो कि आवश्यक रूप से नैतिक होना चाहिए। जाहिर है कि वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं उद्घाटन करवा देता हूं, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोगों के प्रति जवाबदेही है। तो इसलिए वो उसको बड़े विनम्रता पूर्ण से कहेगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, इसका जब तक पूरी रूप से आश्वस्त न हो जाऊं इसको नहीं चालू किया। तो केस स्टडी के अंदर, जैसे मैंने कहा, एक तो ये केस स्टडी आ सकती है। दूसरे प्रकार की केस स्टडी एक और होती है जिसके अंदर कोई पॉलिसी है, उसमें आप कैसे अप्रोच करेंगे, किस प्रकार से उसको आप लागू करेंगे। जैसे फ्लड्स आ गए, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूस्खलन हो गया, अर्थक्वेक आ गया, या मिड डे मील स्कीम आपने लागू करनी है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आप लेंगे। तो वो आप स्टेप बाय स्टेप वो देखना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए फ्लड्स आ गए, तो फ्लड्स में आ गए तो अधिकारी का दायित्व बनेगा सबसे पहले जो लोग पानी से घिर गए हैं उनकी जान माल की रक्षा करना। तो माल बाद में आएगा लेकिन जान सबसे पहले आएगी। तो उनके लिए
किश्तियों का इस्तेमाल का इंतज़ाम करना, अगर आवश्यकता हो तो एयरफोर्स आर्मी की मदद लेना, उसके बाद उनके लिए खाने का प्रबंध करना, उनके लिए रहने का प्रबंध करना, तो किसी स्कूल में जो है उनको ठहराना, बीमारियां फैलने की आशंका है तो डॉक्टर का दवाइयों का प्रबंध करना, जो पशु धन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए डॉक्टर का प्रबंध करना। तो ये सारे स्टेप्स होंगे। तो वो ये देखना चाहते हैं कि क्या हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। तो वो ये दूसरे तरह की केस स्टडी इस प्रकार की हो सकती है। अब केस स्टडी को करने में मुख्य रूप से 4 या 5 स्टेप्स होते हैं। पहला, एक उसका सारांश लिखना होता है। तो जो केस स्टडी है उसका लगभग 1/3 या उससे भी कम उसको सारांश सारने, जिसको हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, ब्रीफ समरी भी कह सकते हैं, ताकि एग्जामिनर उसको पढ़े और समझ जाए कि हाँ, इसने पूरी केस स्टडी पढ़ी है। फिर उसके बाद जो दूसरा है वो है कि इसमें हितधारक कौन है, स्टेक होल्डर कौन है, किसके ऊपर अनुकूल असर पड़ेगा, किसके ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो जो स्टेक होल्डर है उनका चयन करके उनको लिखना होगा कि ये हमारे स्टेक होल्डर है। तीसरा होगा कि इसमें नैतिक मुद्दे कौन कौन से हैं, एथिकल इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, एम्पैथी, सिंपैथी, ये तरह तरह के जो नैतिक मुद्दे हैं वो कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं और क्या क्या परिस्थितियां पैदा हो रही हैं जिसके अंदर दो नैतिक मुद्दों का आपस में टकराव हो रहा है, जिसके कारण उसको किंकर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो रही है। अब जैसे सीक्रेसी वर्सेस ट्रांसपेरेंसी, सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी वहां पर सीक्रेसी होगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो इन एथिकल डायलेमास और एथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दे जो है, ये अगला स्टेप हुआ। उसके बाद आगे बहुत महत्वपूर्ण चीज आ गई कि अब उसके सामने ऑप्शन क्या क्या है, विकल्प क्या क्या है। तो उन विकल्पों को 1 2 3 4 करके उसने लिखना है और उसके गुण और अवगुण दोनों के बारे में लिखना है। विकल्प 1 उसका क्या गुण है, क्या अवगुण है, मेरिट्स, डीमेरिट्स, इसी प्रकार से सभी विकल्पों को लिखना है। उसका अगला स्टेप है इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो उसकी अनुशंसा, उसकी रिकमेंडेशन करना चाहेंगे। तो वो उसने लिखना है कि मैं इस विकल्प को रिकमेंड करूंगा, जो कि ये एक्शन होना चाहिए। तो वो रिकमेंडेड एक्शन जो है, जिसकी संस्तुति की गई है, तो वो एग्जामिनर देखना चाहेगा कि जिन विकल्पों में से इस विकल्प का चयन किया है, तो क्या ये चयन जो उसने किया है ये नैतिकता के आधार पर किया है कि नहीं किया है। तो नैतिक मूल्यों का समावेश उस विकल्प के अंदर होना चाहिए। और आखिरी जो है उसका निष्कर्ष। तो ये केस स्टडीज जो है को सॉल्व करने की, रेजोल्यूशन करने का ये तरीका होता है। थैंक यू सर, इतने गाइडेंस के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस देने के लिए। सर, आप जब गाइडेंस की बात कर रहे थे तो उसमें आप एथिकल डिलेमा की भी बात की है। ऐसे में स्टूडेंट के सामने एक डिलेमा ये रहता है कि इस पेपर को पढ़ने के लिए कोई कोर्स ज्वाइन करें, सेल्फ प्रिपरेशन करें, या और कोई बेहतर ऑप्शन क्या हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विजन आईएएस ने मेंस एडवांस कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें जीएस के चारों पेपर पे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी प्रदान की जाएगी, जो एक क्लासरूम प्रोग्राम का पार्ट है। तो हम आपसे इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे। तो गौरव, इसमें ये है कि विजन आईएएस ने जो ये कोर्स का गठन किया है, ये इसका मकसद ये है कि जो भी विद्यार्थी हैं जो इस सिविल सर्विसेज की सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको संपूर्ण ज्ञान दिया जा सके, यानी इंक्लूसिव, पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। तो हर स्टेप के ऊपर जो है विजन आईएएस ने उनकी सहायता के लिए ये एक एडवांस कोर्स बनाया है। तो जिसको थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, उसके बाद ये एडवांस कोर्स उसको लेना चाहिए। और इस कोर्स का मकसद ये है कि इसके अंदर जो है वो एक कैप्सूल के रूप में जो है एथिक्स का पेपर जो है वो पूरी तरह से समझाया जाएगा। उनके ऊपर टेस्ट भी लिए जाएंगे और बैकग्राउंड मटेरियल भी दिया जाएगा, ताकि एक छोटे से समय के दौरान उसको जो है एथिक्स पेपर की पूरी तरह से तैयारी कर सके। क्योंकि मन में दुविधाएं बहुत होती हैं और एथिक्स पेपर के अंदर टॉपिक्स बहुत हैं। तो उन सभी टॉपिक्स की तैयारी
करना आवश्यक है और बार बार तैयारी करना आवश्यक है। मैं हमेशा मानता हूँ कि पेपर की तैयारी करते समय आपको जो उत्तर होते हैं वो लिख कर याद करने चाहिए, रटने से नहीं होता है। तो जितनी बार आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा। तो विजन आईएएस जो है एक मौका दे रहा है सभी को कि वहाँ पर लिख कर उनकी प्रश्नों की, उत्तरों की जो है तैयारी की जा सकेगी। तो आंसर राइटिंग जो है कैसे होता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि समय अवधि है वो निश्चित है, नंबर ऑफ वर्ड्स भी उसके अंदर निश्चित है। उस नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर आपने पहले रफ वर्क भी करना है, क्योंकि रफ वर्क करने के बाद ही फाइनल लिखना है। तो वो किस प्रकार से उसको उस समय के अंदर उसका एक अच्छा से अच्छा उत्तर दिया जा सके, तो आंसर राइटिंग भी सिखाएंगे। टेस्ट भी करेंगे ताकि आप में क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, जो आपने उत्तर दिया है वो हमारे यहाँ जो विशेष जो एजुकेटर हैं वो बताएंगे कि इसके अंदर किस प्रकार से आंसर हो, क्योंकि ये बेसिकली कंपटीशन है। 10 लाख लोग बैठते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, लेकिन अंत में जाके अंततो गत्वा केवल 1000 रिक्तियां होती हैं और ये 3 मुख्य स्टेप्स के थ्रू गुजरता है ये। तो जाहिर है कि सबसे महत्वपूर्ण तो पहला स्टेप है प्रीलिम्स, जहाँ 10 लाख लोग बैठते हैं, उसके बाद मेंस आता है और उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट आता है। तो मेंस पेपर के अंदर जो है एडवांस्ड ये जो कोर्स निकाला गया है, उसका ध्येय ये है कि जो थोड़ी बहुत जिसकी जानकारी हो चुकी हो, उसको अब और परिपक्व करने के लिए विजन आईएएस ने ये बीड़ा उठाया है कि वो उनको एक-एक चीज़ का ध्यान देंगे और कंसल्टेशन, फीडबैक, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है, ताकि एक काउंसलर के रूप में, एक मेंटर के रूप में जो है वो विजन आईएएस उनके हर व्यक्ति का अलग-अलग देखे कि इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी वीकनेसेस क्या है, ताकि उसका जो सबसे अच्छा उसका निचोड़ जो है निकल के आ सके और वो पूरी तरह से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है मेंस का पेपर दे सके। सर, अभी तक आपने एथिक्स पेपर की डिमांड और मेंस एडवांस कोर्स में कैसे हेल्प मिलेगा स्टूडेंट को, इसको विस्तार से बताया। हम आप आपसे एक लास्ट मैसेज स्टूडेंट के लिए भी लेना चाहें कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, न केवल 2024 मेंस बल्कि अगर वो बाद में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? तो गौरव, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी बच्चों से कि सिविल सर्विस एक जॉब नहीं है, एक सर्विस है और उसी के साथ आपको तैयारी करनी है कि अंततः गत्वा आपने अंततः देश की सेवा करनी है। तो देश की सेवा के लिए डेडिकेशन ज़रूरी है। वही डेडिकेशन आपको पेपर की तैयारी करनी भी आवश्यक है। तो मैं एक अंग्रेज़ी में एक वाक्य है, छोटा-सा फ्रेज़ है, मैं उसको हमेशा कहता हूँ, सिंसियर सिस्टमैटिक स्टडी सिक्योर्स श्योर सक्सेस। अगर आप सिंसियर हैं, सिस्टमैटिक हैं, पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है सफलता आपको पहले साल में इस हद तक मिले कि आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ना मिलके कोई दूसरी सर्विस मिल जाए, लेकिन आप ये सोच के चलिए सभी सर्विसेज उतनी ही महत्वपूर्ण है और आप एक साल में एक सर्विस ज्वाइन कर लें, उसके बाद दूसरी सर्विस में जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसके में अंदर आपको बहुत संतोष मिलेगा। इस इंडियन सिविल सर्विस के मुकाबले में और जो सर्विस है उनके मुकाबले में बहुत कुछ ऐसा है जो कि बिल्कुल ऐसा है, नया है, जो कि दूसरी सर्विसेज में नहीं मिलेगा। तो आपको तैयारी 1 साल के लिए अच्छी तैयारी करें और विजन आईएएस आपको एक बहुत मजबूत संबल प्रदान करता है। रिटन मटेरियल में भी, गाइडेंस में भी, कंसल्टेंसी में भी, मेंटरिंग में भी, कोचिंग में भी। तो अगर बच्चे इसको जॉइन करते हैं, तो हर उनके स्टेप के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी, उनके उत्तर कैसे आते हैं वो भी होंगे और मैं ये कहूँगा बच्चों से कि जितने भी चांसेस मिलते हैं, बच्चों को सभी चांसेस जो हैं ज़रूर अवेल करने चाहिए। क्योंकि कई बार ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में हो जाए, हो सकता है अगली बार में हो जाए, उसके अगली बार में हो सके। आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है कि पहले एक सर्विस में जॉइन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी में, फिर तीसरी में, चौथी में। इट इज़ अ डूएबल थिंग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये नहीं हो सकता। सिविल सर्विस जो है वो बिल्कुल आप पास कर सकते हैं और आपका चयन हो सकता है। मैं सभी से कहूँगा कि आप तैयारी करें और इस बात को सोच के चलें कि आपने सिविल सर्वेंट बनना है। अगर आप ये सोच लेंगे, पक्का इरादा आपका होगा,
तो आप निश्चित रूप से बनेंगे। और एथिक्स का पेपर जो है और एसे का पेपर, ये दोनों पेपर जो है बड़े अच्छे पेपर हैं, जिसके अंदर स्कोर बहुत अच्छा किया जा सकता है। और इसमें बेसिकली कॉमन सेंस है। एथिक्स का पेपर तो बेशक सिर्फ कॉमन सेंस है। अगर आप अपने आप को उस व्यक्ति की पोजीशन में रख के देखिएगा, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, नायक कहते हैं, अगर आप अपने आप को नायक की स्थिति में रख के देखेंगे, तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि मुझे क्या इसमें एक्शन लेना है। तो इसलिए इसकी आंसर राइटिंग में कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। पर जैसा मैंने कहा, समाचार पत्र जरूर पढ़िए, कुछ मैगजीन, सेलेक्टिव मैगजीन्स पढ़िए, सिलेक्टेड किताबों का चयन करके पढ़िए, और 1 साल की तैयारी करिए। 1 साल की तैयारी में 8 घंटा पढ़ाई करिए, 8 घंटा सोइए, और 8 घंटा जो है दूसरी कार्य कलापों के अंदर, जैसे कि लोगों से जाके मिलना, अपने प्रश्नों के उत्तर लेना, कुछ खेलना, कुछ कूदना, सभी चीज का ध्यान रखें। और टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट का विशेष रूप से ध्यान रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि 1 साल की लगातार पढ़ाई जो है स्ट्रेस पैदा करती ही करती है। तो स्ट्रेस को भी जो है कंट्रोल करें। उसके लिए आप हॉबीज और गेम्स और स्पोर्ट्स, उसका भी ख्याल रखें। और साथ में टाइम मैनेजमेंट, तैयारी ऐसे करें कि हर चीज की तैयारी साथ साथ होती रहे। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट आप पहले तैयार कर रहे हैं फिर दूसरा कर रहे हैं। मेरा सुझाव यह है, सभी को साथ लेकर चलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा कि हाँ, मेरी तैयारी होती चली जा रही है। और मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए, क्योंकि उनको जरूर सिविल सर्वेंट बनना चाहिए, क्योंकि देश की सेवा, नागरिक की सेवा इसी सर्विस के माध्यम से होगी। थैंक यू सर इतना डिटेल डिस्कशन के लिए, और निश्चित है आपका यह पॉजिटिव मैसेज स्टूडेंट के सक्सेस में हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। यह सेशन एथिक्स पेपर स्ट्रेटजी और अप्रोच को लेकर ऑर्गेनाइज किया गया था, और हम अपेक्षा करते हैं कि सर ने जो भी मैसेज दिए हैं, जो गाइडेंस दिया है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ में विजन आईएएस का मेंस एडवांस कोर्स आपकी प्रिपरेशन में निश्चित ही लाभकारी साबित होगा। धन्यवाद।